हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है लाइपेज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन रक्तदाब होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन रक्तदाब होता है तो कितना होता है, तो ये 120 mm होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुशीतलन कितना होता है, तो ये 80 mm होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादपों के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ए ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन है रंध्र द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ता में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये पत्ता में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी अलग करता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी अलग करता है। तो नाइट्रोजन को ये क्या करता है, पृथक करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें केंचुआ क्या है, उभयलिंगी जंतु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। आपको बताना है कि ओजोन परत कहां पे पाई जाती है। ए ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर में, बी ऑप्शन है एक्सोस्फीयर में, सी ऑप्शन है आयनोस्फीयर में, डी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र कौन है। इसमें से आपको बताना है कि कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र कौन है। ए ऑप्शन है फुलवारी, बी ऑप्शन है पार्क, सी ऑप्शन है जल जीवशाला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र कौन है, तो फुलवारी भी है, पार्क भी है, जल जीवशाला भी है, यानी इनमें से सभी क्या है, कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ए ऑप्शन है द्विखंडन से, बी ऑप्शन है मुकुलन से, सी ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो ये मुकुलन विधि से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है जल का वहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का वहन के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। और ये प्रश्न 2012, 13 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, अलग होकर। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑप्शन है ग्लूकोज से, डी ऑप्शन है यहाँ पे डिक्टियोमोज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये कहां से निकलता है, तो ये जल से अलग होकर निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं, तो यही क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी Mg पाया जाता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ए ऑप्शन है स्वपोषी, बी ऑप्शन है मृतजीवी, सी ऑप्शन है समभोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी यहाँ पे विधि होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है सफेद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ये कैसा रंग है, तो ये हरा रंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं, हरा दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। जो टैनिन होता है ये क्या होता है, वृक्षों के अपशिष्ट पदार्थ होता है, और ये टैनिन कहाँ पे जमा होता है ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है वृक्ष के छालों में, बी ऑप्शन है पुराने जाइलम में, सी ऑप्शन है पुराने फ्लोएम में, डी ऑप्शन है जड़ों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ पे जमा होता है, तो ये वृक्षों के छालों में जमा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है।
ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गंगोत्री, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गंगा प्रदूषण के कारण है। ए ऑप्शन है शहरों का कचरा, बी ऑप्शन है मृतकों का राख, सी ऑप्शन है उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा के प्रदूषण के कारण है, क्या कारण है, तो शहरों का कचरा गंगा में ही बेगा यहाँ पे फेंका जाता है, और यहाँ पे देखिए मृतकों का राख और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, ये सभी गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति ए ऑप्शन है घटती है, बी ऑप्शन है बढ़ती है, सी ऑप्शन है सामान्य रहती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। ए ऑप्शन है धातु है, बी ऑप्शन है हैलोजन है, सी ऑप्शन है उपधातु है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, तो ये एक उपधातु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की एम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। आपको पता होगा कि 18 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। तो इमली में यहाँ पे टार्टरिक अम्ल विद्यमान रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यही क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की NaOH विलयन के साथ Zn अधातु की अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है NaOH के विलयन के साथ Zn अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं। ए ऑप्शन है बाईं ओर, बी ऑप्शन है दाईं ओर, सी ऑप्शन है मध्य में, डी ऑप्शन है सभी स्थानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं। तो ये बाईं ओर स्थित होती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं। ए ऑप्शन है दाईं ओर,
बी ऑप्शन है बाईं ओर, सी ऑप्शन है मध्य में, डी ऑप्शन है सभी स्थानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं, तो ये दाईं ओर स्थित होती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। जो दूसरा आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है यहाँ पे 32। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्तियों में, डी ऑप्शन है प्रत्येक भाग में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो ये पत्तियों में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खारा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ये हमेशा साफ जल में रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। ए ऑप्शन है विसरण द्वारा, बी ऑप्शन है परासरण द्वारा, सी ऑप्शन है अवशोषण द्वारा, डी ऑप्शन है निष्कासन द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो ये विसरण के द्वारा करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है। ए ऑप्शन है ट्रैकिया, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है फेफड़ा, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है, तो फेफड़ा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि वातपोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है। ए ऑप्शन है फ्लोएम, बी ऑप्शन है जड़, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है यहाँ पे पत्ती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वातपोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है, तो पत्तियां होती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है किडनी में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है अमाशय में, डी ऑप्शन है अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है। ये ए ऑप्शन है यकृत को, बी ऑप्शन है प्लीहा को, सी ऑप्शन है हृदय को, डी ऑप्शन है अमाशय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे देखिएगा, और जो भी प्रश्न इसमें से याद नहीं होगा तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आइए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है। ए ऑप्शन है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है आभासी और उल्टा, सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक और सीधा। तो यहाँ पे आपको बताना है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है तो कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। ए ऑप्शन है द्विक तंत्रिकाओं द्वारा, बी ऑप्शन है मांसपेशियों द्वारा, सी ऑप्शन है कचाप द्रव द्वारा, डी ऑप्शन है समान स्नायुओं द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो द्विक तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39
39 नंबर प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है पुतली, बी ऑप्शन है नेत्रपटल, सी ऑप्शन है रेटिना, डी ऑप्शन है परितारिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परितारिका कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत रोधी, बी ऑप्शन है विद्युत चालक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है उसे कहे जाते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत चालक, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते हैं, वे क्या कहे जाते हैं, तो विद्युत चालक यहाँ पे पदार्थ कहे जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न की किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं। ए ऑप्शन है वोल्टीय सेल, बी ऑप्शन है सूखा सेल, सी ऑप्शन है संचायक सेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं, तो वोल्टीय सेल कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है नेत्र गोलक का व्यास होता है तो लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पे 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि। ए ऑप्शन है प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित होता है, बी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं होता है, सी ऑप्शन है सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पे 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह ए ऑप्शन है मुलायम हो जाता है, बी ऑप्शन है प्रबल तथा कठोर हो जाता है, सी ऑप्शन है कोई असर नहीं पड़ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु कांसा होते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत के कुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत के सुचालक, सी ऑप्शन है अतिचालक, डी ऑप्शन है अर्धचालक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिश्र धातु कांसा होते हैं तो ये क्या होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनते हैं। ए ऑप्शन है भस्म, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनते हैं, तो क्षार बनते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।